नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्मिक रहस्य के इस अंक में। आपके साथ मैं हूं अरविंद। कार्मिक रहस्य मेरी अपनी यात्रा है, कुंडली के ज़रिए और उस कुंडली में बैठे ग्रहों के ज़रिए, और आपको ज्योतिष समझाने, सिखाने और बताने तीनों की कोशिश है। मेरी कुंडली में बैठे ग्रहों के ज़रिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से ग्रहों का आपके जीवन, आपके कर्म, आपके भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य पर उसका असर होता है। और एक आप यात्रा करते हैं अपने जीवन की ग्रहों के ज़रिए, जिसमें तमाम तरह के ग्राफ अप एंड डाउन्स के बनते हैं, कभी सुख के, कभी दुख के। तो उससे आपको समझने में मदद मिलती है कि जो घटना घटी या जो परिस्थितियां आपके सामने आईं या मेरे सामने आईं, उनके पीछे की वजह आखिर क्या थी और क्यों इतना लंबा जीवन में उस चीज़ को हमें, चाहे वो दुख हो, चाहे किसी परिस्थिति में फंसने के बाद आई मुश्किल हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मन को भाने वाली नहीं है, उसमें फंसे रहना पड़ा, ये सारी कहानी जो है वो ग्रह बताते हैं। दूसरी तरफ आपके ग्रह ये भी बताते हैं कि आप अपने जीवन में किस किस तरह के सुखों का उपभोग करने वाले हैं, यानी कौन कौन से सुख आप भोगने वाले हैं अपने जीवन में। गाड़ी होगी तो कैसी होगी, घर होगा तो कैसा होगा, बच्चे होंगे तो कितने होंगे, कौन होंगे, लड़की होगी, लड़का होगा। जी हाँ, ये वो वाला मेडिकल टेस्टिंग वाला नहीं, लेकिन ग्रहों का अपना एक रिजल्ट होता है और उस आधार पर भविष्यवाणी की जाती है या प्रेडिक्शन किया जाता है कि भाई आपको बेटा होगा, बेटी होगी, या बेटा बेटी जो भी हो उसके होने में कोई समस्या होगी या नहीं होगी, या संतान सुख है कि नहीं है, और अगर है तो क्या है उसकी उम्र। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कुंडली में ऊपर वाला हमको लिख के भेजता है। और एक बार मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ कि जो कुंडली होती है, दरअसल ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का रिफ्लेक्शन होती है। अगर आप कहीं किसी भ्रम में हैं कि ये जो कुंडली है आपकी और इसमें बैठे हुए ग्रह इस जन्म के रिजल्ट आपको देने वाले हैं, तो शायद आप 100% सही नहीं है, क्योंकि कुंडली में जो ग्रह आते हैं वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा लेकर आते हैं। और जिस भी घर में जो ग्रह बैठता है वो यकीनन एक मकसद लेकर बैठता है, और उसका मकसद आपकी परीक्षा लेना होता है, ये भी मान लीजिए। और ये भी मान लीजिए कि उस परीक्षा के अलावा हो सकता है उस जन्म का कोई कर्म आपका बाकी रहा हो, जिसे पूरा करवाने के लिए वो ग्रह वहाँ बैठा हो, और आपको पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके अगले जन्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उससे इस जन्म में भी बचने की कोशिश करेंगे तो फिर वो कर्म आपका पेंडिंग कर्मा होगा, और फिर वो किस रूप में आपको मिलेगा इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। जैसे इस जन्म में आपको अपने पिछले जन्म के काम का अंदाज़ा नहीं है, और वो अंदाज़ा होता भी है तो कैसे होता है, सिर्फ ग्रहों से होता है। जब आपकी किसी अच्छे ग्रह की पोजीशन ख़राब होती है और आपको उस घर के रिजल्ट ख़राब मिलते हैं, तब आपको समझ में आता है और आपके मुंह से निकलता भी है, जाने किन कर्मों की सज़ा मिल रही है। अक्सर आप अपने मुंह से बोलते हैं, तो जब ये बोलते हैं तो शायद उस वक्त भी आपका ध्यान इस बात पे नहीं जाता कि आपको अपने पिछले जन्म का कर्म तो मालूम ही नहीं है कि आपने क्या किया। और ये सवाल आपके ज़हन में आता नहीं है, ये एक तकिया कलाम के तौर पे आप सिर्फ ऐਵੇਂ ही अपने आप को संतुष्ट करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का ही रिजल्ट होता है, जिसकी वजह से आपके मुंह से अकस्मात कहिए, अचानक कहिए कि ये निकलता है कि जाने किन
जन्मों के कर्मों की सज़ा मिलेगी। जब आप किसी से बहुत दुखी होते हैं या जब आप किसी परिस्थिति से बहुत हार जाते हैं तो अक्सर आपके मुंह से यही निकलता है। तो ये सच है कि वो तुम्हें किसी जन्म के कर्म का ही रिजल्ट है जो अभी आपको मिल रहा है। तो कुंडली को लेकर बहुत स्पष्ट होना पड़ेगा कि ये आपके पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। अब इस जन्म में जो मिला है वो इसलिए मिला है कि आप उसको पूर्ण रूप से भुगतान करके यानी भुगत के खत्म करना चाहते हैं तो खत्म कर लीजिए। अगर उसमें भी आपको कोई उपाय चाहिए, कोई बहाना चाहिए या उसको रोक के रखना है तो आप रोक के रखिए, लेकिन वो मिलेगा, फिर आपको अगले जन्म में मिलेगा। और अभी तो इंसान के रूप में आपके पास ईश्वर ने बुद्धि, रूप, गुण सब कुछ दिया है, तो आपको भुगतना है तो आप उसका अंदाज़ा है आपको कि आप उसको किस हद तक कैसे भुगत सकते हैं। लेकिन अगर किसी और योनि में जाकर भुगतना पड़ गया, पशु योनि में, कीट योनि में, किसी और योनि में, तो आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या होगा, कैसे भुगतेंगे। तो कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर कर लीजिए कि जो कुंडली है वो हमारे पिछले जन्मों का लेखा जोखा ही है कर्मों का, और हमको उसी हिसाब से अपना इस जन्म का व्यवहार करना है। अब यह एक सवाल उठता है, जो घर है, इन घर में अलग अलग ग्रहों के बैठने का अलग अलग कारण होता है, ये भी एकदम साफ है। मैंने अपनी कुंडली के जरिए आपको अब तक 9 भावों की कहानी बताई और आपको बता दिया है कि सप्तम भाव मेरा पीड़ित भाव है क्योंकि राहु और शुक्र है वहाँ पे। अष्टम सूर्य और बुध की युति से लैस है, और नवम जो कि भाग्येश मेरे सूर्य है वो अष्टम में जाके बैठे, तो कैसे उन्होंने रिजल्ट को खराब कर दिया। अब 10वें घर की बारी। 10वां घर बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए कि आपके जीवन का एक बड़ा आधार इसी पे आके टिका है। और जिस तरीके से अभी मैंने कहा कि पिछले जन्मों का, पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा होती है कुंडली, 10वां भाव इस जन्म के कर्मों का क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ पर बैठने वाली राशि और उसके मालिक को कर्मेश कहा जाता है, कर्म का ईश्वर। अगर संधि विच्छेद करें तो कर्म का ईश्वर, कर्म कर्मेश। तो कर्मेश कौन है, इस पे बहुत कुछ तय होगा, और कौन ग्रह बैठा है इस पे बहुत कुछ तय होगा। तो नौकरी, व्यवसाय, पिता और आपके कर्म, जिसमें धार्मिक कर्म और सामाजिक कर्म और सारे कर्म शामिल हैं, वो सब यहीं से तय होते हैं। आप राजनीति में जाएंगे, आप टीचर जब बनेंगे, आप आईएएस बनेंगे, आप व्यापार करेंगे तो किस चीज़ का करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि यहीं से तय होती हैं। पिता, जैसे 4थे भाव से माता का सुख, वैसे ही 10वें भाव से पितृ सुख तय होता है। इवन आपका नहीं, सिर्फ आपके पिता का भी तय होता है। कोई अच्छा ग्रह यहाँ बैठा है तो वो ये पिता को ताकत देता है, तो पिता के जीवन में बदलाव देखते हैं 10वें घर से। बहरहाल बात मेरी अपनी कुंडली की हो रही थी, तो मेरी अपनी कुंडली में इस घर में शनि देव बैठे हुए, यहाँ पड़ती है कन्या राशि। कन्या राशि यानी जिसके स्वामी बुध देव, और बुध महाराज के घर में बैठे हुए हैं शनिदेव। तो यूं तो शनि और बुध की मित्रता है, तो कोई संकट नहीं,
एक अच्छा कॉम्बिनेशन। लेकिन शनिदेव यहाँ बैठकर थोड़ी सी कहानी को ट्विस्ट देते हैं, क्योंकि 10वां घर वैसे तो काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव का ही है, लेकिन अगर शनिदेव के मूल स्वभाव को आप समझिए, तो जब भी कोई ग्रह अपने मूल स्वभाव के हिसाब से बर्ताव करेगा ना, तो जिस भी घर में वो रहेगा, अगर शत्रु के घर में है तो जाहिर सी बात है डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, तो वो सबके लिए मुसीबत बनेगा। दोस्त के घर बैठा हुआ है तो अपने दोस्त के यहाँ थोड़ा सा आदमी रिलैक्स हो जाता है, मौज में आ जाता है और थोड़ा सा इजी फील करता है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि उसका कंफर्ट लेवल बढ़ता है, और जैसे ही कंफर्ट लेवल किसी का बढ़ेगा तो वो थोड़ा सा मन के हिसाब से मतलब अच्छा करना चाहता है, फिर अच्छा करेगा, मौका मिला तो अच्छा करेगा। और कोई अपने ही घर में बैठा हो तो जरा सोचिए क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा फल बुरा फल कौन कहे, वो एकदम रिलैक्स के मूड में आ जाएगा। ठीक है यार, तो अपने घर में क्या चिंता करना, इस तरह का नेचर हो जाता है। और फिर शनि जैसा ग्रह जो स्लोली अपना सब कुछ देने में यकीन रखते हैं, हालांकि एग्ज़ाम ठीक लेते हैं, उनका एग्ज़ाम तो आप सिविल और वो मानिए चार्टेड अकाउंटेंसी वाला, इतना कड़ा होता है, उससे कमतर उसे उनके एग्ज़ाम को आंकने की कोशिश मत करिए। एग्ज़ाम वही होता है, लेकिन जब नंबर देना होता है तो शनिदेव थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे पूरा देख लेते हैं ठीक से आदमी कि नंबर देने लायक है भी कि नहीं है। और जब उनको लगता है कि देने लायक है, चेक कर लिया उन्होंने, अगर उनको सब कुछ परफेक्ट मिल गया तो फिर सीधे डिटेंशन मिलता है, तो फिर सीधे जो है 100 में 98 मिल जाते हैं। ये है शनिदेव का देने का तरीका। लेकिन अपने घर से भी बैठ के वही देना है, ये भी एक अपने आप में। तो अपने घर में बैठ के थोड़ा नंबर देने में शनिदेव कंजूसी कर देते हैं। हाँ, कंजूसी कर देते हैं। वो ऐसे है कि 10वें भाव में उनकी नज़र जब पड़ती है, कहाँ पड़ती है, सबसे पहले पड़ती है 12वें भाव। 12वें भाव, अब जैसे मेरी अपनी कुंडली की बात करूँ तो मेरे 10वें भाव में बैठे हुए शनिदेव की पहली नज़र कहाँ गई, 12वें भाव पे, क्योंकि 10वें से तीसरा जो है तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे चली गई। 12वें भाव का कौन सा स्थान होता है, खर्चे का, दंड का, शैया सुख जिसको बोलते हैं उसका, जेल और तमाम तरीके की दिक्कत। तो अब शनिदेव का यहाँ पे नज़र, और तीसरी नज़र ही खतरनाक होती है शनिदेव की। तो तीसरी नज़र पड़ने से क्या हुआ कि उस स्थान की चुनौतियां शनिदेव ने बढ़ा दी। दूसरा, बुध के घर में बैठे हैं, तो बुध कहाँ बैठा है, 8वें घर में बैठा है। ये एक और चैलेंज।
अब तीसरी दृष्टि व्यय भाव पे पड़ी, वहां चंद्रमा मेरा नीच का बैठा हुआ है। एक कहावत है हिंदी में, एक तो तो वहां चंद्रमा मेरा नीच का बैठा हुआ है। अब ये और बड़ी कहानी हो गई कि एक तो वहां पीड़ित हो रहा है ग्रह पहले से, ऊपर से शनिदेव ने नजर डाल दी, और वो भी तीसरी नजर। तो लीजिए साहब, अब जो चीज कम होनी थी वो और बढ़ गई। जो मानसिक बेचैनी, जो उस भाव से जुड़ी समस्याएं जीवन में खड़ी हो रही थी, उसको शनिदेव ने और बढ़ा दिया। सातवीं दृष्टि कहाँ चली गई? सातवीं दृष्टि चली गई सीधे सामने परिवार के घर पर, पारिवारिक सुख के, वाहन, मकान और माता के भाव। हालांकि सातवीं दृष्टि से उतना खतरा नहीं जितना तीसरी और 10वीं दृष्टि। अब शनिदेव के सातवीं दृष्टि से क्या हुआ? गाड़ी ली, मेरी गाड़ी, मैं सच बताऊं, जितनी गाड़ियां मैंने ली, रिकॉर्ड है, एक मेरे पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, रिकॉर्ड है कि कभी भी मेरा किसी गाड़ी की पूरी सर्विस नहीं हुई। एक आध सर्विस, इवन किसी में 5 मिली हो तो छूट जाती है, समझ में आता है, किसी में 3 ही मिली हो तो भी एक सर्विस लैप्स हो गई। तो मेरी गाड़ी मेंटेन नहीं रह पाती है, क्योंकि कुछ तो शनिदेव की उससे आलस भी, नवमांश में मेरे लग्न में है शनिदेव, थोड़ा सा आलस, और कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां कि तारीख भूल गए, किसी और उसमें उलझ गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ, सर्विस नहीं हो पाई, एक आध सर्विस छूटेगी ही छूटेगी। शनिदेव की अगर नज़र पड़ रही है घर पे, तो मेरे क्या आपके भी घर पे होगा, आप चेक करिएगा। जब घर में सीलन पड़ने लगे तो ये मान के चलिए कि या दरारें कहीं दिख रही हो, तो ये मान के चलिए कि शनि खराब है, या शनि का रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा जैसा मिलना चाहिए, तो वो भी समस्या। माता जी से बधाई बनती है, लेकिन उस तरीके से नहीं बनती जैसे एक माँ और बेटे का लगाव होता है, बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। आपको बताएं, मतलब सम्मान, प्रेम सब कुछ है, बट वो कहीं दिखाने में नहीं आता है। अब सातवीं के बाद 10वीं दृष्टि उनकी कहाँ पड़ रही है? 10म भाव से। ये सारी बातें 10म भाव से हो रही है, ध्यान रखिए। 10म भाव से उनकी 7म दृष्टि पड़ गई सामने चतुर्थ भाव पे, और 10म दृष्टि पड़ गई उनकी 7वें भाव। 7वां भाव यानी वैवाहिक सुख का भाव। अब तीसरी और 10वीं दृष्टि शनिदेव की सबसे खतरनाक होती है। अब जरा सोचिए कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि मेरे वैवाहिक सुख वाले भाव पे पड़ गई, जीवन साथी वाले भाव। अब क्या हुआ? ये किस कंडीशन में पड़ रही है? जिस कंडीशन में ऑलरेडी राहु और शुक्र जैसा खतरनाक कॉम्बिनेशन वहां मौजूद है। उस स्थिति में शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है वहां। अब आप सोचिए कि मतलब ऐसा चकरघिन्नी ग्रहों का ये है कि आपके पास विकल्प नहीं है कि आप, मतलब ऐसी स्थिति में आदमी को समझिए कि सुख खरीदना पड़े, ये स्थिति।
भाई आप सोचिए ना, गाड़ी आपने ले ली, घर बनवा लिया, तो क्या कुछ नहीं, आपके हिसाब से थोड़ा ना चल रहा है। दूसरा, माता से सुख, ठीक। अब ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं? चंद्रमा अगर आपका अच्छा है, मन मजबूत है, तो ठीक हो जाती हैं। लेकिन चंद्रमा भी है तो नीच का हो गया। जो मन का स्वामी है वो भी तो कमजोर हो गया ना। और वो अगर वो कहाँ कहाँ ठीक कर देगा, किन किन चीज़ों के लिए आपके मन में वो डालेगा कि भाई ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, या मन में वो बहुत देर तक बना रहे। तो ये चुनौती सातवें घर में भी पेश कर दी शनिदेव महाराज ने। अब क्या करते हैं? तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की चुनौतियाँ कैसे निपटें? नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, बातचीत है तो है, ये पत्नी की बात बता रहा हूँ, है तो है, नहीं बन रही तो नहीं बन रही है, वो उसकी अलग विचार है, मेरे अलग विचार हैं, सब चल रहा है। लेकिन एक लेवल पे आके एक को चुप होना पड़ता है, और ज़्यादातर चुप मेरे को होना पड़ता है, इसलिए कि गुरु की नवम दृष्टि सातवें घर पे पड़ रही है। हालांकि राहु और शुक्र में मैंने आपको बताया कि राहु मेरा उच्च का है, तो वहाँ अशुभ फल ज़्यादा नहीं दे रहा है, लेकिन शुक्र पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है, और ऊपर से शनि की दृष्टि और सातवां मारक भाव। अब इन सब चीज़ों को बचा कौन लिया? गुरु ने बचा लिया नवम भाव से, माफ करिएगा, नवम दृष्टि से। कैसे, क्यों, ये सब बताऊंगा। दूसरा क्या नुकसान हुआ शनिदेव के 10वें भाव से? शनिदेव अगर 10वें भाव में है और नक्षत्र वक्षत्र भी बहुत मायने रखते हैं, तो उसमें एक चीज जो उनकी तरफ से हुई कि यहाँ पर शनिदेव टिक के काम नहीं करने देते आपको, क्रोधी भी बनाता है। आपके पिता की नौकरी, या मान के चलिए कि जब तक आपके पिता का साया आपके साथ है, आपके ऊपर है, तब तक आपके पास धन की कमी नहीं होगी। 10वें भाव में शनि ये भी कहता है। तो है ऐसा, कई बार कई मौकों पे पिताजी साथ खड़े हुए हैं। तो ये 10वें भाव की कहानी मेरी अपनी कुंडली की है। मैंने बार बार कहा है कि मैं अपनी कुंडली के बाद बाकी जनरल प्रेडिक्शन में ले आऊँगा कि शनि पहले घर में हूँ, दूसरे घर में हूँ, चौथे घर में हूँ, तो क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिलहाल मैंने इस कार्मिक रहस्य की यात्रा जो शुरू की है वो अपने कुंडली के जरिए शुरू की है। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।